दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आपने पिछले एक क्वार्टर में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको बहुत सारा पैसा बना होगा। जैसे कि अगर आपने आईआरसीटीसी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता और बाई चांस आपको उसका आईपीओ मिल गया होता तो पहले दिन में ही आपका पैसा डबल हो गया होता। वैसे ही पिछले क्वार्टर में एक और आईपीओ आया जिसका नाम था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने पहले दिन ही अपने शेयर होल्डर्स को 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इतनी रिटर्न मिलने के बाद हम इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अब ये जानने में कि अगले एक साल में कौन कौन से आईपीओस आने वाले हैं और हमें कौन कौन से आईपीओस में सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए अब बात करते हैं इस साल में आने वाले वो 5 आईपीओस में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में वो 2 ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने आईपीओ लगने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि अगले एक साल में कौन कौन से आईपीओ आएंगे, आपको ये जानना चाहिए कि आईपीओ क्या होते हैं और आईपीओ कैसे काम करते हैं। तो अगर मैं आईपीओ की फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी एक कंपनी के पास अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी सोचती है कि उनको अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके शेयर होल्डर्स के बीच में लेके जाना है तो उस केस में कंपनी आईपीओ को लॉन्च करती है। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी अपना वैल्यूएशन करवाती है और वैल्यूएशन करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि उसको अपनी ओवरऑल वैल्यू में से कितनी % के वैल्यू को डाइल्यूट करना है और उसके लिए उसको पैसा मिलेगा। तो उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है और आईपीओ लॉन्च करने के बाद हमारे जैसे शेयर होल्डर्स जाके उस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। और यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई का खेल होता है। जब भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो मान लो कि किसी कंपनी ने बोला कि उनका 100 रुपीज़ का आईपीओ आएगा और एक शेयर का प्राइस 1 रुपीज़ होगा, मतलब कि कंपनी का 100 शेयर्स आएंगे। तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और जब भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत केस में हमने देखा है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है उस केस में कंपनी का शेयर प्राइस जब पहले दिन लिस्ट होता है तो ऊपर को जाता है और शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है। सबसे पहला उसका लॉट साइज कि उसमें कितने शेयर क्वांटिटी है मिनिमम जो आपको बाय करनी पड़ेगी। सेकंड कि उसका प्राइस रेंज क्या होने वाला है जिसको हम प्राइस बैंड भी बोलते हैं। अब मान लो कि किसी कंपनी का प्राइस बैंड है 100 से 110 रुपीज़, मतलब कि आप आईपीओ के लिए बेट कर सकते हो और अपना प्राइस दे सकते हो 100 टू 110 रुपीज़। और मान लो कि उस कंपनी का लॉट साइज है 100 क्वांटिटी का, तो मान लो कि अगर आप 100 रुपीज़ पे 100 क्वांटिटीज़ को बेट करना चाहते हो तो मिनिमम जो आपको अपना पैसा ब्लॉक करवाना पड़ेगा वो 10,000 के लिए करवाना पड़ेगा। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि आईपीओ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए बात करते हैं वो 5 आईपीओस के बारे में जो अगले एक साल में आने वाले हैं और जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं वो पहली कंपनी की जो अपना आईपीओ 2020 में लेके आने वाली है। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों है इतनी चर्चा में? दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू करने में। सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स। इसके अलावा अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो एसबीआई कार्ड्स का इंडिया में मार्केट शेयर अगर 100 कार्ड्स इंडिया में इशू होते हैं तो उसमें से 18 कार्ड एसबीआई कार्ड्स के होते हैं। तो इसका मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यू कार्ड इशूड है 18%। इसके अलावा अब आपको ये सोचना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जब उसके क्रेडिट कार्ड कोई लेता है उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करता है तो उसके इंटरेस्ट पे उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसा मिलता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसबीआई कार्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई कार्ड्स का स्पेंडिंग की टर्म्स में मार्केट शेयर कितना है। तो अगर मैं स्पेंडिंग की टर्म्स में बात करूं तो एसबीआई कार्ड्स का मार्केट शेयर है 17.7% का। तो अगर इंडिया में कोई 100 रुपीज़ का स्पेंडिंग करता है क्रेडिट कार्ड से तो उसमें से चांसेस हैं कि 17.7 रुपीज़ का उन्होंने स्पेंडिंग एसबीआई कार्ड के थ्रू किया होगा। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो एसबीआई कार्ड्स ने अभी तक इंडिया में इशू किया है उसका नंबर है 95 लाख कार्ड्स। इसके अलावा जब भी आप सोचते हैं कि अब अगर आपको आईपीओ के लिए किसी कंपनी को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो अगर मैं एसबीआई कार्ड्स की बात करूं तो इनका नेट प्रॉफिट है 1500 करोड़ के आसपास। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके कुछ ही दिनों में आने वाली है मार्केट में। और अगर आप एज ए इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्टेड है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो अपनी अर्निंग
क्रेडिट कार्ड से कमाती हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए और आपको सिर्फ ये सोच के कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सिर्फ ये सोच के कभी भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं, मतलब कि जिनको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो अपने फंड्स को मैनेज करके लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर मैं दो एएमसीज की बात करूं, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये दो ऐसे शेयर थे जिन्होंने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। मतलब कि अगर आपने इनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो पिछले एक साल में आपका पैसा डबल हो गया होता। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास बस दो ही ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अब जो मैं अब सेकंड आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देंगे अगर आपको इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस आईपीओ का नाम है यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी इंडिया की 7th लार्जेस्ट एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों के पैसे को मैनेज करती है और इसका आईपीओ आने वाले दिनों में आने वाला है। अगर मैं यूटीआई एएमसी की बात करूं तो ये 178 से भी ज़्यादा स्कीम्स को मैनेज करती है। इसके अलावा अगर मैं क्रिसल की रिपोर्ट के बारे में जाऊं तो ये रिपोर्ट बोलती है कि आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में 17 to 19% के परसेंटेज से ग्रो कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और अगर आप एज ए इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे आपके पास अभी तक सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यूटीआई एएमसी के आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आने वाले साल में आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में बात करूं, इन्होंने अपने इनिशियल पेपर्स को फाइल कर दिया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका आईपीओ का पैसा आने वाला है वो यूटीआई एएमसी के पास नहीं जाएगा बल्कि शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो अपने शेयर्स को ऑफलोड करने वाले हैं थ्रू आईपीओ। मतलब कि आईपीओ एक एग्जिट रूट भी होता है जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच के नए शेयर होल्डर्स को अपना शेयर दे देते हैं, जो कि यहाँ पे होने वाला है यूटीआई एएमसी के केस में। अगर हम यूटीआई आईपीओ के साइज की बारे में बात करें तो इसका साइज 3000 करोड़ टू 4 to 5000 करोड़ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी कंपनी है जब हम इसको एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएमसी के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की जिसका आईपीओ अगले कुछ महीनों में आने वाला है और इस कंपनी का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्वार्टर में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था जिसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया और उसका नाम था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका आईपीओ 4 to 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा पहले दिन लिस्ट होते ही इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 51% के अराउंड का रिटर्न दिया था। तो जो लोग जिनको वो आईपीओ नहीं मिल पाया और वो अभी भी सोच रहे हैं कि उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बताऊं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसे तरीके के बैंक होते हैं जो लो इनकम सेगमेंट लोगों को लेंडिंग करते हैं। यहाँ पे उनका रिस्क थोड़ा कम होता है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, जिसके चलते पिछले 1-2 सालों में हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऐसे सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में कासा रेशो नॉर्मली बहुत कम होती है, लेकिन अगर मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो इनका कासा रेशो 30 के अराउंड है, जो इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से इनको ये फायदा होता है कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स पीयर, जिनकी वजह से इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईयूएम, जिसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ईयूएम 2017 फाइनेंशियल ईयर से 2019 फाइनेंशियल ईयर के बीच में 28% से ग्रो किया है। अगर मैं ओवरऑल ईयूएम की बात करूं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में होता है, उसमें से 64% का ईयूएम मेनली 3 कंपनीज कंट्रोल करती हैं और वो 3 कंपनीज का नाम है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ईयूएम के केस में ये 3rd लार्जेस्ट बैंक है जो आने वाले टाइम में अपना आईपीओ लेके आ रहा है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं 4th कंपनी की जिसका आईपीओ आने वाले कुछ महीनों में आ सकता है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी बन सकती है बाय 2028। तो दोस्तों, अगर इंडिया सच में 3rd लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी बन जाएगा तो डिमांड ऑफ ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी मैक्सिमम फ्लाइट्स को बुक करते हैं, जिसके चलते लोगों को लगता है कि उनको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनका
बिजनेस इस सेगमेंट से डिराइव होता है। तो इस सेगमेंट में मेनली 2 या 3 कंपनीज थी, जैसे कि ये बहुत ही फेमस कंपनी है मेक माई ट्रिप। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लूं। अगर मैं मेक माई ट्रिप की बात करूं तो मेक माई ट्रिप अभी तक इंडिया में लिस्टेड नहीं है, ये अभी तक सिर्फ नैस्डैक में लिस्टेड है। इसके अलावा एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में आने वाले टाइम में लिस्ट होने वाली है और इस कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप का आईपीओ आने वाले कुछ महीनों में आ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है, तो आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हो। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इस साल में इस कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है 29 करोड़। जब भी हम किसी भी कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो नॉर्मली हम उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं। तो ईज माई ट्रिप का इस साल जो प्रॉफिट था 29 करोड़ का, ये लास्ट ईयर था ओनली 6 करोड़ का। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने अच्छे से ग्रो किए हैं पिछले 1 साल में। बर्गर्स तो आपको खाने में बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएं जो बर्गर्स को सेल करती हो? तो मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी की जो अपना आईपीओ अगले कुछ महीनों में लेके आ सकती है, जिसका नाम है बर्गर किंग इंडिया। बर्गर किंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन है। अगर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 17 के बाद बर्गर किंग ने अपने टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स को इंडिया में हर साल डबल किया है। इसके अलावा अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट की बात करूं तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के पास बहुत ही कम डेट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में भी अपने आप को एक्सपेंड करती रहेगी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जब भी इसका आईपीओ हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं बर्गर किंग के बारे में, कि इसका रेवेन्यू पिछले 3 साल में सीएजीआर का ग्रोथ रहा है 66% का। मतलब कि इसका रेवेन्यू हर साल 66% से बढ़ रहा है पिछले 3 सालों से। तो एक बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है, जिसके चलते इस कंपनी को लगा कि इनको जाके अपने आप को लिस्ट होना चाहिए ताकि ये अपनी वर्थ को मार्केट में जाके प्रूव कर सकें। तो अगर आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इसका आने तक का वेट कीजिए। थोड़ी रिसर्च करने के बाद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये 5 कंपनीज के बाद मैं बात करता हूं कुछ वो ट्रिक्स की जिनका यूज करके आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट के प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे पहला चांस यही होता है कि आपको आईपीओ के लिए अलग अलग पैन कार्ड के थ्रू सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब भी आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो वो पैन वाइज होता है। तो अगर आप अपनी फैमिली में 4 या 5 मेंबर हैं और आपको लगता है कि आपको किसी कंपनी का आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आपको अलग अलग पैन से सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपके आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ जाएं। अगर मैं बात करूं सेकंड ट्रिक की जिसके थ्रू आप अपने आईपीओ लगने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, वो ये होता है कि बहुत सी कंपनीज के केस में जब पेरेंट कंपनी अपनी एक छोटी कंपनी को लेके आती है और उसका आईपीओ लॉन्च करती है, तो अगर आपके पास उस पेरेंट कंपनी के शेयर हो तो आपको शेयर होल्डर कोटा से उस आईपीओ का अलॉटमेंट होता है और वहां पे आपके आईपीओ बढ़ने लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप आने वाले टाइम में ऐसा कर सकते हैं कि जब एक बड़ी कंपनी का आईपीओ आने वाला है तो आप उस पेरेंट कंपनी के शेयर को लेकर अपने डीमैट में रख सकते हो, जिसकी वजह से आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे और जब भी उसका आईपीओ का अलॉटमेंट होगा तो आपको शेयर होल्डर कोटे से उसका अलॉटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हम एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि अगले आने वाले कुछ महीनों में या अगले आने वाले 1 साल में कौन कौन से आईपीओ आ सकते हैं और जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हम हमेशा नहीं कह सकते कि आप किसी भी आईपीओ में अगर पैसा डालोगे और अगर आपको उसका शेयर मिलेगा तो हमेशा आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड करता है उसका डिमांड और सप्लाई में, और उसके बाद मेनली डिपेंड करता है कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है आने वाले कुछ सालों में। तो कभी भी आप आईपीओ में सिर्फ ये सोच के पैसा मत डालिए कि मैं सिर्फ पैसा डालूंगा और जब भी कंपनी लिस्ट होगी तो मैं इससे पैसा लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्गर होराइजन के लिए करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि जो मैंने 5 कंपनीज के बारे में बताया, आप किसी एक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सिर्फ आईपीओ के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसका बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो तभी आपको उसके आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। और वो सब्सक्रिप्शन भी आपको एक लंबे होराइजन के लिए करनी चाहिए और आपको ये सोच के करनी चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको आईपीओ मिलेगा तो उसको आप कम से कम अगले 5 या 10 साल के रखोगे, ताकि वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर सके और आपका शेयर प्राइस और ऊपर जा सके और आपको बहुत अच्छे से रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे चैनल में हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर आने वाले एक साल में कौन कौन से IPO आने वाले हैं, और इसके अलावा IPO सब्सक्राइब करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको हमेशा IPO को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।